हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना सीखा था लास्ट लेक्चर में, और नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हम कैसे निकालते हैं ये चीज सीखी थी हमने लास्ट लेक्चर में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ा के। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू सर्टेन कैटेगरीज। तो उन्हीं कैटेगरीज को हमको डिस्कस करना है। तो पहला जो टाइप है वेक्टर का वो है पैरेलल वेक्टर्स। नाम से ही पता पड़ रहा है ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक वेक्टर है ए और ये कोई दूसरा वेक्टर है बी, तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ये दोनों वेक्टर जो है ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। सो अगर मैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? एंगल बिटवीन वेक्टर्स विल बी 0 डिग्री। और इससे मैं क्या बात बोल सकता हूं? दैट बोथ वेक्टर्स विल हैव सेम डायरेक्शन। अच्छा, कोई आपसे पूछ ले कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बारे में कोई डिस्कशन होगा क्या? पैरेलल वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर भी आपस में पैरेलल कहलाएंगे। A इज पैरेलल टू B, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि A B के पैरेलल है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। आपको सिर्फ इतनी सी बात देखनी है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है या नहीं। अगर डायरेक्शन सेम है तो बेसिकली दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, अदरवाइज जो भी उनके बीच में कंडीशन हो। चलिए, नेक्स्ट जो टाइप है वेक्टर का वो है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स बेसिकली नाम से ही पता पड़ रहा है कि अगर मैं एक वेक्टर को इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो जो दूसरा वेक्टर होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो बेसिकली ए विल बी एंटी पैरेलल टू बी। अगर मैं यहां पे एंगल की बात करूं तो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो यहां से डायरेक्शन के बारे में मैं क्या बात बोल सकता हूं कि डायरेक्शन विल बी अपोजिट, दैट बोथ द वेक्टर्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बेसिकली बेसिक फंडा जो यहां पे फॉलो होगा वो ये होगा कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड से हमें कोई लेना देना नहीं है, इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे। तो बेसिकली इस केस में मैं क्या कह सकता हूं? ए विल बी एंटी पैरेलल टू बी। एंटी पैरेलल दिखाने का तरीका ये होता है। चलिए, नेक्स्ट जो वेक्टर है वो है कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर का क्या मतलब होता है कि ऐसे वेक्टर्स जो सेम लाइन में हो उन वेक्टर्स को हम कोलीनियर कहेंगे। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? इन अ सेम लाइन। फॉर एग्जाम्पल ये कोई लाइन है, इसके ऊपर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में ए है, दूसरा वेक्टर
इस डायरेक्शन में b है, तीसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में c है। भले ही डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन तीनों वेक्टर सेम लाइन पे है, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि तीनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है। मतलब अगर कोई वेक्टर्स सेम लाइन पे लाई करते हैं तो वो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे। नेक्स्ट जो टाइप है वो है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है। सेम इनिशियल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक वेक्टर है ए, इसका इनिशियल पॉइंट ये कोई वेक्टर है बी, इसका इनिशियल पॉइंट ये, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो मैं ये बात कहूंगा कि ए और बी आर को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट जो टाइप है वेक्टर का वो है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर नाम से ही पता पड़ रहा है कि बोथ दी वेक्टर्स और 2 और 3 वेक्टर्स शुड हैव सेम प्लेन, शुड लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात कहता हूं कि ये कोई एक ए वेक्टर है और ये कोई एक बी वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो मैं ये बात कह दूंगा कि ए और बी वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर है। और एक बात जो नोट करने वाली है यहां पे वो ये है कि दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे। फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोई एक वेक्टर है ए, ये कोई वेक्टर है बी। अगर मैं इनको ऐसे रखता हूं तो ये इस प्लेन में है, अगर मैं इनको ऐसे रखता हूं तो ये इस प्लेन में है, तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई दो वेक्टर है और तीसरा वेक्टर भी ऐसे ही है, तो ये तीनों कोप्लेनर हो गए। लेकिन अगर तीसरा वेक्टर बाहर निकलता हुआ है तो क्या वो कोप्लेनर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये इनसे जो परपेंडिकुलर वाला प्लेन है उस पे लाई कर रहा है। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए यहां पे, that two vectors will always be coplanar। तीन वेक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट जो टाइप का वेक्टर है वो है कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर है बेसिकली अगर डिफरेंट वेक्टर्स दे आर एक्टिंग at a same point, then these vectors will be considered as concurrent vector। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि all the vectors passing through same point
विल बी कंसिडर्ड एज कॉन्करेंट वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ये कोई पॉइंट है, इसके ऊपर एक फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स F3 इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो F1, F2 और F3 तीनों एक कॉमन पॉइंट P से पास हो रहे हैं। तो मैं ये बात बोलूंगा कि F1, F2 और F3 कैसे फोर्सेस है? कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। चलिए नेक्स्ट जो टाइप है वेक्टर का वो है जीरो वेक्टर। इसी पे नेक्स्ट जो टाइप है वो है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड तो इसका 0 होता है, और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इसका जो डायरेक्शन होता है ये आर्बिट्ररी होता है। आर्बिट्ररी मतलब ये कोई सा भी डायरेक्शन ले सकता है। सर इसका कोई एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी है, तो कोई ट्रेन है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसा वेक्टर है? वो एक नल वेक्टर है या फिर जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी कहते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अ ट्रेन which is at rest on platform, तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा ये होगा जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। जीरो वेक्टर को दिखाने का तरीका क्या होता है? जीरो के ऊपर एरो लगा दो तो ये मुझे बताएगा कि वो जीरो वेक्टर है या फिर नल वेक्टर है। और कोई एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी भी एक वेक्टर को उसी में से ही सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो आएगी एक नल वेक्टर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम अभी सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये बात मुझे समझो कि ए का मैग्नीट्यूड जो होगा वही मैग्नीट्यूड इसका होगा, जो इसका डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0। तो किसी भी वेक्टर को उसमें से ही सब्ट्रैक्ट करने पे जो क्वांटिटी निकल के आती है वो निकल के आती है नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन, एक और इंपॉर्टेंट टाइप है वेक्टर का जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। उससे पहले हम देखते हैं कि ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर नाम से पता पड़ रहा है कि इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, मतलब बोथ दी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो बोथ दी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैं ये बात बोलूंगा कि ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं वेक्टर्स का जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट जो टाइप है वेक्टर का वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर कैप, मतलब जो भी वेक्टर है अगर मुझे उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके ऊपर कैप लिख दो तो वो कहलाता है उसका यूनिट वेक्टर। बेसिकली यूनिट वेक्टर होता क्या है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो यूनिट वेक्टर कहलाता है। अच्छा,
अगर मैं बात करूं कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है, यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन बताने के काम आता है। तो यूनिट वेक्टर हमको डायरेक्शन बताने के काम आता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट होती है क्या, यूनिट मतलब जैसे वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और बेसिकली फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इसी तरीके से यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट होती है क्या, तो यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती और कोई डायमेंशन भी नहीं होता। डायमेंशन हम आगे जाके पढ़ेंगे। कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता। अब लिखते कैसे है यूनिट वेक्टर? मुझे पता है कोई एक ए वेक्टर है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, और ए वेक्टर के डायरेक्शन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? ए कैप से। तो अगर मुझे ए कैप निकालना है तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर निकल के आ जाता है। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर निकल के आ जाता है। पर सर, कल तो आपने ये बात कही थी कि दो वेक्टर को कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। यहां पे तो आप डिवाइड कर रहे हो। बेटा, यहां पे नीचे वेक्टर नहीं है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसीलिए मैं यहां पे डिवाइड कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड को तो डिवाइड कर ही सकते हैं ना, स्केलर क्वांटिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और एक्स डायरेक्शन में है, और यहां पे उसका मैग्नीट्यूड आएगा 5। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड तो बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो मैं उसको तो डिवाइड कर ही सकता हूं। यहां पे वेक्टर नहीं है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो मेरा यूनिट वेक्टर निकल के आ जाता है। हमेशा ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आता है यूनिट वेक्टर। कोई पूछ ले कि हाउ विल आई शो डायरेक्शन इन एक्स, तो एक्स कैप। हाउ आई विल शो डायरेक्शन इन वाई, तो वाई कैप। इसी तरीके से किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन मुझे स्पेसिफाई करना है तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, वही उसका डायरेक्शन होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए, अब हमारे पास 3 स्टैंडर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यस और नो? एक्स, वाई और जेड, यस और नो? एक्स वेक्टर की एक्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है आई कैप। वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है जे कैप, और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है के कैप। तो यहां पे आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। तो बेसिकली एक्स, वाई और जेड, इन तीनों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो है आई कैप, जे कैप और के कैप। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास देयर इज अ मैन मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। कोई पर्सन है जो
10 मीटर पर सेकेंड एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मुझे इसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इट्स वेलोसिटी, एक्सप्रेस हिज वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? चलिए, बेसिकली वेलोसिटी लेट्स से मैंने v वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। मैग्नीट्यूड तो बेसिकली 10 है और डायरेक्शन है x डायरेक्शन, और x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? आई कैप। तो मैं ये कह दूंगा 10I मीटर पर सेकेंड। आई की तो कोई यूनिट है नहीं, 10 की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा? 10I मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड नोटेशन है एक्स, वाई और जेड के, और यही होता है हमारा यूनिट वेक्टर। चलिए, यूनिट वेक्टर पे थोड़ी देर बाद और बात करेंगे, या फिर हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में बात करें, लेकिन यूनिट वेक्टर के अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, वो हम हो सकता है या तो आज करें या नेक्स्ट लेक्चर में करें। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर की। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर जो है वो है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर बेसिकली क्या होता है? ऐसे वेक्टर जिनका कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो या फिर उनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट हो। तो ऐसे वेक्टर दे हैव a point of application or initial and final point। ऐसे वेक्टर जिनका या तो कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो या फिर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट हो। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉडी है, ये यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस हो गई, तो ये जो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है इसका ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये मेरा कैसा वेक्टर हो जाएगा? पोलर वेक्टर। एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फोर्स। फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में यहां पे लग रहा है, तो यहां पे ये जो पॉइंट है ये कोई एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है तो बेसिकली ये कैसा वेक्टर हो जाएगा? पोलर वेक्टर। एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी। अगर मैं किसी भी पाथ पे चल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये कोई पाथ है, इसके ऊपर मैं चल रहा हूं, मुझे किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है, तो मैं क्या करता हूं? यहां से टेंजेंट खींचता हूं और जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ये सब आप आगे जाके काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे, अभी नहीं चमक रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है तो मैं एक टेंजेंट खींच रहा हूंगा, तो यहां पे एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो वेलोसिटी वेक्टर भी कैसा वेक्टर हो गया? पोलर वेक्टर। तो बेसिकली ऐसे वेक्टर्स जिनके पास या तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो या फिर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट हो, तो वो सारे वेक्टर्स कैसे कहलाते हैं? पोलर वेक्टर। बेसिकली ये ट्रांसलेटरी मोशन में काम आते हैं पोलर वेक्टर्स। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब जहां पे रोटेशन नहीं हो रहा है, एक लाइन में या फिर एक कर्व में मोशन हो रहा है, ऐसे वेक्टर्स हमारे वहां पे काम आते हैं जिनका नाम है पोलर वेक्टर्स। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ वेक्टर है वो है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर
बेसिकली ऐसे वेक्टर है जो हमारे रोटेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन में काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। इतना गंदा सा सर्कल बना है, अच्छा सा सर्कल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है इस तरीके से। अगर मुझे इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा कि ऐसे अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो मैं राइट हैंड थंब रूल का यूज करूंगा और मेरी फिंगर्स को इसके मोशन के डायरेक्शन में कर्ल करूंगा, तो जो मेरा थंब होगा वो मुझे देगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये सब बातें हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, नो नीड टू वरी अबाउट। बेसिकली यहां पे एक्सियल वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे वेक्टर जो एक्सिस के अलोंग एक्ट करते हैं, इन वेक्टर्स को हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। क्यों? फॉर एग्जांपल, ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कहां एक्ट करेगी? इसकी एक्सिस के अबाउट। फॉर एग्जांपल, इस प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कहां होगी? बाहर की तरफ। तो बेसिकली बाहर की तरफ अलोंग द एक्सिस लगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, तो बेसिकली मैं इस वेक्टर को क्या कहूंगा? एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल है एक्सियल वेक्टर के। नेक्स्ट जो हमारा वेक्टर है वो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस में काम आता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स वाई जेड। इन एक्सिस के ऊपर अगर किसी पॉइंट की पोजीशन मुझे बतानी है तो वहां पे काम आता है। फॉर एग्जांपल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई पॉइंट है, लेट्स से ए कॉमा बी। अगर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर मैं बात करूं, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, अरे भैया इस पॉइंट की पोजीशन, ये कोई पी पॉइंट है, इसकी पोजीशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अलग होगी, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अलग होगी। मेजरली हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बात करूं तो इस पॉइंट की पोजीशन कहां होगी? एक स्ट्रेट लाइन जो इसको ज्वाइन कर रही है। तो ये जो वेक्टर कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम आर से डिनोट करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन टू दैट पॉइंट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर पोजीशन वेक्टर बताने के लिए या तो आपको उसके कोऑर्डिनेट पता हो या फिर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो और एक्स एक्सिस से कितना एंगल ये बना रहा है वो पता हो, तो भी आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। तो बेसिकली इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर बता रहे होंगे। ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, वही उसका पोजीशन वेक्टर होगा और ये इस तरीके से इसका पोजीशन वेक्टर होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन, अगर मैं यहां पे इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो आर वेक्टर है इसका अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर वेक्टर, तो आप क्या बोलोगे? तो आप ये बात बोलोगे कि यहां से लेके यहां तक जाओ तो ये ए हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक जाओ तो ये बी हो जाएगा। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो आर क्या होगा? बेसिकली इसकी जो लेंथ है वही इसका मैग्नीट्यूड है। तो यहां से आर क्या होगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। इस पे थोड़ी देर बाद वापस आएंगे, अभी जस्ट मेरा मन किया आपको बताने का तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा पोजीशन वेक्टर और यहां पे टाइप्स ऑफ वेक्टर हमारा कंप्लीट होता है। चलिए,
पोजीशन वेक्टर के ऊपर थोड़ी और बात करते हैं, हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमारे पास थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। लेकिन उससे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स लिखना सीखते हैं। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखना सीखते हैं। चलिए एग्जाम्पल क्वेश्चन की फॉर्म में ही देखते हैं। चलिए, अगर मैं ये बात कहता हूं कि मेरी ड्राइंग खराब है बच्चों, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना उसमें। हाँ मतलब थोड़ी नहीं, ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो कर लो नहीं। चलो, बहुत बढ़िया, सही बना लिया वैसे तो, है ना। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, और ये मेरी जेड एक्सिस है, ठीक है। और अगर ये एक्स, ये वाई और ये जेड है, तो ये तीनों जहां मिल रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, 0, 0। अब आपके पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और आपको यह बात दे रखी है कि इट इज अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर। और आपको जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इस क्यूब के ऊपर, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो इन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो आप कैसे लिखोगे, तो इससे क्या होगा कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए के तो हमने लिखी दी है 0, 0, 0। बी पे आते हैं, तो बी पे मैं कैसे जाऊंगा, सबसे पहले एक्स में 1 मीटर चलूंगा। क्यों, क्योंकि ये क्यूब है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 1 मीटर। तो एक्स में कितना चला, 1 चला। वाई में चलने की जरूरत ही नहीं है और जेड में चलने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही एक्स में चला, मेरे पास बी पॉइंट आ गया, तो बी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 1, 0, 0। चलिए सी पे आते हैं, तो सी पे आने के लिए सबसे पहले मैं एक्स में चला, तो एक्स में कितना चला, 1। फिर y में चला, y में कितना चला, 1। और क्या मुझे z में चलने की जरूरत है, क्या z में चलने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही x में चला और फिर y में चला, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए 1, 1, 0। आप बोलो सर नहीं, मैं तो ऐसे चलूंगा कि सबसे पहले यहां से चला, तो ये कितना हुआ, y में चला 1। फिर ऐसे चलूंगा तो x में भी चला 1, तो x y z हमेशा ऐसे लिखते हैं, x, y, z हमेशा ऐसे लिखते हैं। तो x, y और z 1, 1, 0। चलिए अब D पॉइंट पे बात करता हूं। D पॉइंट पे चलने के लिए मैं सबसे पहले ऊपर चलूंगा 1, और मुझे कहीं चलने की जरूरत है क्या, तो मैं x में कितना चला, 0, y में कितना चला, 1, और z में चलने की जरूरत ही नहीं है। तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0, 1, 0। चलिए अब बात करते हैं E पॉइंट के। E पॉइंट के लिए सबसे पहले मैं Z में चलूंगा 1, और E पॉइंट आ जाएगा, तो X और Y में चलने की जरूरत नहीं है। तो 0, 0, 1 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। चलिए अब F की बात करते हैं। तो F पे चलने के लिए सबसे पहले मुझे X में चलना पड़ेगा 1, तो X में चला 1। फिर y में चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऊपर नीचे नहीं जा रहा हूं, आगे की तरफ आ रहा हूं, मतलब बाहर की तरफ आ रहा हूं। तो मुझे z में चलना पड़ेगा 1, तो 1, 0, 1। g की मैं बात करूं, तो सबसे पहले मुझे x में चलना पड़ेगा 1, फिर ऊपर भी जाना पड़ेगा, तो ऊपर चलना पड़ेगा 1, फिर बाहर भी आना पड़ेगा,
तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1, 1, 1। अब h की मैं बात करूं तो h के लिए सबसे पहले मुझे ऊपर चलना पड़ेगा 1, फिर बाहर आना पड़ेगा 1। x में मुझे चलने की जरूरत नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 0, 1, 1। इस तरीके से मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लिए। आई होप अगर आपके पास किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना आए तो आप आराम से लिख सकते हो। अगर आप आराम से लिख सकते हो तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए, ये मेरी x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। बेसिकली ये मेरे पास लेट्स से 2 मीटर दे रखा है, ये 1 मीटर दे रखा है और ये 3 मीटर दे रखा है। मतलब x पे 2, z में 1 और y में 3 मीटर इस तरीके से दे रखा है। तो सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। सबसे पहले इसके 0, 0, 0। अगेन A, B, C, D, E, F, G, H। फटाफट लिखते हैं। सबसे पहले B में, B पे चलने के लिए मुझे X में कितना चलना पड़ा 2, Y और Z में चलने की जरूरत ही नहीं है, तो 0, 0। चलिए C की बात करता हूं। सबसे पहले X में चलूंगा 2, y में कितना चलूंगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो y में चलूंगा 3, z में चलने की जरूरत ही नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 0। अब b हो गया, c हो गया। b की बात करता हूं तो d में चलने के लिए a से मैं कितना चलूंगा, ऊपर की तरफ चलूंगा 3, तो ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट 0, 3, 0। चलिए अब E की बात करता हूं तो A से E पे पहुंचने के लिए सबसे पहले मैं Z में चलूंगा और Z में कितना चलूंगा 1, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 है, तो Z में चलूंगा 1, तो 0, 0, 1। चलिए अब F की बात करता हूं तो F में सबसे पहले मैं X में चलूंगा 2, Y में चलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऊपर नहीं जा रहा हूं, फिर इधर चलूंगा 1, तो 2, 0, 1। चलिए अब G की मैं बात करूं तो सबसे पहले X में चलूंगा 2, Y में चलूंगा 3 और Z में चलूंगा 1, सो 2, 3, 1 G के कोऑर्डिनेट होंगे। एट लास्ट H की बात करता हूं तो H में सबसे पहले Y में चलूंगा 3 और Z में चलूंगा 1, तो 0, 3, 1। इस तरीके से मैं किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूंगा। बेसिकली ओरिजिन से सबसे पहले मैं किधर चला वो कोऑर्डिनेट, फिर किधर चला वो कोऑर्डिनेट, इस तरीके से मैं किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए अगला सवाल मेरा जो है वो ये है कि आपको हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है। आपको हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है। उससे पहले मैं आपको एक सिंपल वाला सवाल देता हूं, उसके बाद इन दोनों सवाल पे आएंगे। सबसे पहले ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, अगर मेरे पास ये कोई पॉइंट है A और इसके कोऑर्डिनेट है A, B, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि आप x में A चले होंगे और y में B चले होंगे और ये मेरा r वेक्टर है। तो आप r वेक्टर को किस तरीके से लिख सकते हो? अगर आपको वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है तो r वेक्टर को किस तरीके से लिख सकते हो? i कैप j कैप की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले मैं x डायरेक्शन में कितना चला a, तो a चला और x डायरेक्शन में चला तो a i कैप, प्लस y डायरेक्शन में कितना चला, b चला और b
बेसिकली वाई डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? जे, तो बी जे कैप। तो आर वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए आई कैप प्लस बी जे कैप। बात समझ आई? इसी तरीके से मुझे हर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है यहां पे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ए बी का कोई पोजीशन वेक्टर होगा जो बी की पोजीशन को डिफाइन कर रहा होगा, तो इनके पोजीशन वेक्टर मुझे डिफाइन करने हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। अब मुझे ए बी पोजीशन डिफाइन करनी है। मैंने इसको नाम ही दे दिया ए बी वेक्टर। ये जो वेक्टर है इसको मैंने नाम दिया ए बी वेक्टर। इस तरीके से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन जो डिफाइन कर रहा होगा वो ये वेक्टर होगा। तो ए बी वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं एक्स में कितना चला 1, तो आई कैप, प्लस वाई में चला 0, तो 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो बार बार 0 लिखने की जरूरत क्या है? सिंपली आई कैप लिख दो। चलिए अब अगर मुझे ए बी हो गया, अब सी की पोजीशन डिफाइन करनी है, तो एसी वेक्टर होगा, एसी पोजीशन वेक्टर। तो एक्स में कितना चला 1, वाई में चला 1, तो ये क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस आई कैप। इसी तरीके से अगर मुझे डी की पोजीशन डिफाइन करनी है, तो एडी वेक्टर ये होगा एडी वेक्टर मेरा। इसके लिए क्या लिखूंगा? x तो 0, y की वैल्यू 1, तो सिर्फ j कैप आ जाएगा। फिर ए एच बेसिकली ए बी सी डी हो गया। फिर ए ई मुझे डिफाइन करना है, ये मेरा वेक्टर होगा ए ई वेक्टर। तो इसके लिए x 0 y 0 सिर्फ k आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? k कैप। इसी तरीके से मुझे ए एफ वेक्टर जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी यहां पे, इसकी पोजीशन मुझे डिफाइन करनी है, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? ए एफ वेक्टर एक्स में चला आई, प्लस वाई में 0 चला, और लास्ट में जेड में चला 1। फिर जी की पोजीशन डिफाइन करनी है, तो ए जी कितना हो जाएगा? ए जी हो जाएगा एक्स में 1, वाई में 1 और जेड में 1, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और एट लास्ट ए एच अगर मुझे डिफाइन करना है, तो ए एच के लिए x में 0, y में 1 और j में 1, तो j कैप प्लस के कैप। इस तरीके से हम किसी की भी पोजीशन बताते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन, इसको ट्राई करो। इसके अंदर आपके आंसर क्या आते हैं मैं आपको जस्ट 3 तक की गिनती में स्टार्ट करेंगे, 1, 2 और 3। चलिए चलते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। बी की पोजीशन बतानी है, तो ए बी वेक्टर हो जाएगा। ए बी वेक्टर हो जाएगा, तो ए बी के लिए एक्स में 2, वाई और जेड में 0, तो ये कितना हो जाएगा? 2 आई कैप। फिर ए सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर, तो ए सी ये रहा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप को तो क्या ही लिखना, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये 2i 3j और 0 जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, कितना मुझे x में चलना पड़ेगा, कितना y में चलना पड़ेगा, उसी तरीके से मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं 2, 3, 0। चलिए एडी वेक्टर क्या होगा? एडी वेक्टर होगा 3j कैप। चलिए अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि एई वेक्टर क्या होगा, एई एक पोजीशन वेक्टर है जो ई की पोजीशन बता रहा है। एक्स और वाई में 0 सिर्फ जेड में चलेगा, तो 1 के कैप, तो सिर्फ के कैप आएगा। कोई मुझसे पूछ ले ए एफ वेक्टर क्या होगा, जो एफ की पोजीशन बता रहा है, तो 2 आई कैप प्लस के कैप। कोई मुझसे पूछ ले कि एफ हो गया, ए जी वेक्टर क्या होगा, जो जी की पोजीशन बता रहा है, तो ए जी वेक्टर होगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। और एट लास्ट कोई मुझसे पूछ ले कि ए एच वेक्टर क्या होगा, जो एच की पोजीशन बता रहा है, तो ये हो जाएगा 3 जे कैप प्लस के कैप। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं। आई होप अब अगर आपको कोई भी पॉइंट दे दिया जाए तो उसकी पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर।
चलिए नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक पॉइंट है, लेट्स से 2,3, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यही होगा आर ए। अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल रहा हूं तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये मेरी एक्स एक्सिस और ये मेरी वाई एक्सिस। अब क्या मैं आर ए को वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आर ए को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं 2i कैप प्लस 3j कैप। अगर मुझे इस आर ए जो कि पोजीशन वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो क्या वो इस लाइन की लेंथ होगी? इस लाइन की लेंथ मैं कैसे निकाल सकता हूं? सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मुझे यहां पे पहुंचने के लिए सबसे पहले x में कितना चलना पड़ेगा 2, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2, और y में कितना चलना पड़ेगा 3, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 3। तो x में चला 2 और y में चला 3, तो ये हुआ 2, ये हुआ 3। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस क्या रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा? 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो क्या ये रूट 13 होगा या नहीं होगा? तो बेसिकली इसकी लेंथ कितनी होगी? रूट 13। तो ये कैसे आया? रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 4 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 13। तो इस तरीके से हम किसी भी पोजीशन वेक्टर का या किसी भी वेक्टर का जो i और j की फॉर्म में दे रखा हो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इस तरीके से, जो x में लिखा हुआ है उसका स्क्वायर प्लस जो y में लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये पॉइंट दे रखा है 3,4, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा आर ए वो क्या होगा? सबसे पहले पोजीशन वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप, बिकॉज ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा 4, तो x में चला 3 और y में चला 4, सो 3i कैप प्लस 4j कैप। कोई मुझसे पूछ ले कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो क्या करोगे? सबसे पहले रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 9 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 25, इट इज इक्वल्स टू 5। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए अब एक बड़ा सवाल करते हैं जो कि उधर लिखा हुआ है, उसका पोजीशन वेक्टर निकालना सीखते हैं। उससे पहले एक और निकालना सीखते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। एक फॉर्मूला निकालेंगे ना तो थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। फिर एग्जाम्पल के तौर पे उसका निकाल देंगे। अभी तो अपन ने 2 डायमेंशंस में देखा, अगर यही बात 3 डायमेंशंस में हो तो कैसी रहेगी? ये मेरी z, ये x और ये y। तो अगर फॉर एग्जाम्पल x में मुझे दे रखा है a, y में दे रखा है b और z में दे रखा है c, तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट का 3 डायमेंशंस में कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? फॉर एग्जाम्पल इसी पॉइंट की मैं बात करता हूं। सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? सबसे पहले x में चलूंगा a, y में चलूंगा b और z में चलूंगा c, तो ये क्या हो जाएगा? a, b, c। अब जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ओरिजिन से
इस पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन होगा, लेट्स से ये पॉइंट है G, तो ये RG ये मेरा पोजीशन वेक्टर होगा। बेसिकली 3 डायमेंशंस में ये ऐसा पॉइंट है जो इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहा होगा। अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, चलिए देखते हैं। अच्छा, ये A है, ये B है, ये C है, तो क्या ये भी C होगा और ये B होगा? सबसे पहले अगर मैं इस पॉइंट को P बोलता हूं तो ये OP कितना होगा? OP अगर मुझे निकालना है तो बेसिकली ये इसके परपेंडिकुलर है, तो यहां पे एंगल कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री। तो ये कितना होगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये एक हाइपोटेनियस की तरह एक्ट करेगा, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल को देखो, OGP। OGP ट्राइंगल को अगर आप देखोगे तो यहां पे एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और अगर मुझे OG निकालना है तो क्या ये रूट ऑफ OP का स्क्वायर प्लस PG का स्क्वायर होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, OP का स्क्वायर प्लस PG का स्क्वायर, बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है और ये अंदर की तरफ पाइथागोरस में लगा रहा हूं, तो OG मेरे पास कितना आ जाएगा? बेसिकली OP का स्क्वायर, OP आया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस PG की मैं बात करूं तो वो होता है B, तो ये कितना हो जाएगा? B स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और अगर मैं OG के वेक्टर फॉर्म की मैं बात करूं तो वो कितना होगा? AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, यही होगा। तो बेसिकली रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसी तरीके से मैं OG के मैग्नीट्यूड की मैं बात करूंगा, तो OG का मैग्नीट्यूड जो भी I का कोफिशिएंट हो उसका स्क्वायर, J का कोफिशिएंट हो उसका स्क्वायर और K का कोफिशिएंट हो उसका स्क्वायर और पूरे का रूट। इस तरीके से मैं किसी भी कोऑर्डिनेट के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए अब बात करते हैं इन सारे वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के। चलो यहीं पे निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं AB वेक्टर की। AB वेक्टर अभी हमने लिखा 2i कैप, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो क्या होगा? इसका स्क्वायर कर दो, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, अगेन 2 ही आ जाएगा। चलिए ये मेरा फर्स्ट हो गया। सेकंड अगर मैं बात करूं AC की, AC वेक्टर क्या होगा? बेसिकली 2i कैप प्लस 3j कैप। तो अगर मुझे AC का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होगा? इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 9, तो रूट 13 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं AD की, AD वेक्टर कितना हो जाएगा? 3j कैप, और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड भी रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, अगेन 3 ही आएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं AE वेक्टर की, तो AE वेक्टर क्या होगा? K कैप, तो मैग्नीट्यूड भी कितना होगा AE वेक्टर का? 1। चलिए फिफ्थ में बात करूं AF वेक्टर की, तो AF वेक्टर क्या होगा? 2i कैप प्लस K कैप। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो क्या होगा? रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 5, तो रूट 5 आ जाएगा। इसी तरीके से AG वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस K कैप। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 14।
और एट लास्ट अगर मैं ए एच वैक्टर की बात करता हूं तो ए एच वैक्टर कितना हो जाएगा 3j कैप प्लस k कैप। और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ए एच वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा √10। तो इस तरीके से अगर मुझे कोई भी वेक्टर i, j और k की फॉर्म में दे रखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड मैं आराम से निकाल सकता हूं। आई होप आपको ये सब चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी। चलिए अब आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं कि किस तरीके से अगर मुझे लैंग्वेज की फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स दे रखा हो तो मैं कैसे उसका पोजीशन वेक्टर निकालता हूं। छोटा सा टॉपिक है, फटाफट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस। ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस कैसे होते हैं? इस तरीके से, आप सबको पता है ना मेरी ड्राइंग खराब है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। सबसे पहले ये है हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि ये आप इन जनरल नॉर्थ ईस्ट बोल देते हो, लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हो मतलब ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा। अगर इस डायरेक्शन को आप साउथ ईस्ट बोल रहे हो तो ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा। अगर इस डायरेक्शन को साउथ वेस्ट बोल रहे हो तो ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा। और अगर इस डायरेक्शन को आप नॉर्थ वेस्ट बोल रहे हो तो ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा। बेसिकली अगर सवालों में आपके पास जो एंगल दे रखा है वो 45 डिग्री दे रखा है तो आप उसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हो, जैसे यहां से 45 डिग्री दे रखा है तो इसको नॉर्थ ईस्ट लिख सकते हो। और अगर नॉर्थ ईस्ट दे रखा है तो आपको यह अज्यूम करना है कि यह एंगल 45 डिग्री है। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट नहीं दे रखा है या फिर 45 डिग्री एंगल नहीं दे रखा है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दे रखा है अ मैन इज मूविंग with 20 meter per second in 30 degree north of east। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अगर मुझे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? बेसिकली मैं ईस्ट से चलना स्टार्ट हुआ किधर की तरफ? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का नॉर्थ। तो बेसिकली ईस्ट से चलना स्टार्ट हुआ और 30 डिग्री मुड़ा नॉर्थ की तरफ, तो इसका डायरेक्शन ये होगा, इस डायरेक्शन में 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसी डायरेक्शन को मैं एक तरीके से और लिख सकता था। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल कोई पोजीशन वेक्टर मेरे पास ऐसे है और ये एंगल है 20 डिग्री, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 20 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, या फिर ये 20 हुआ तो ये कितना हुआ? 70 डिग्री। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इस तरीके से आप ज्योग्राफिकल एक्सिस पे कोई भी एंगल, कोई भी पोजीशन आप इस तरीके से बताएंगे।
आई होप आज अपन ने जो भी पढ़ा आपको सब चीजें चमकी होगी, सब चीजें समझ में आई होगी. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन.